सोशल मीडिया के ज़माने में लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ा हुआ है। हम बात करें फेसबुक की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इनसे कनेक्ट है। लेकिन इतनी ही ताकत से इनके ऊपर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। लोगों के अकाउंट हैक हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी तरीके से अगर हम बैंकिंग की बात करें, यूपीआई पेमेंट की बात करें, ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें, तो निश्चित रूप से लोगों की बैंकिंग में सुगमता आई है, मगर बावजूद इसके इनमें भी क्राइम बढ़ रहा है। लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ाए जा रहे हैं या उड़ाए जा सकते हैं, और इन सब के लिए आपको बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। आज हम इन सब जोखिमों को समझने के लिए, इन समस्याओं के निदान करने के लिए इंदौर शहर के सुपरस्टार पुलिस ऑफिसर मिस्टर राजेश दंडोतिया, जो कि एडिशनल डीसीपी हैं। थैंक यू जितेंद्र जी। और मैं मुरैना का रहने वाला हूँ, और चूँकि उस समय लगातार काम करते थे, स्टडी करते थे, 12th तक के एग्जाम दिए, फिर डॉक्टर बनने, पेरेंट्स ने बोला कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए प्रयास किया, नहीं हो पाया। फिर ग्रेजुएशन हुई, फिर मैंने एमबीए करने का सोचा, बट फिर एमबीए में मेरा खुद ही मन नहीं हुआ। फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी की, क्योंकि मदर प्रिपरेशन करती थी बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था, तो तैयारी की, 16th रैंक आई, तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया डीएसपी। तो अपन ये कह सकते हैं कि चूँकि 11th और 12th रैंक तक डिप्टी कलेक्टर बने थे, उसके बाद फिर जो रैंक थी उसमें डीएसपी बने, तो बाय रैंक मुझे डीएसपी पद मिला। कहीं ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर बन जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है, या पुलिस अच्छी लगती? नहीं, मैं अगर पुलिस के अलावा कुछ और बनता तो शायद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। मुझे लगता है कि इतना ज़बरदस्त इसका स्पेयर है, इतना डायमेंशन है, और कितना कुछ करने को है एज ए पुलिस ऑफिसर सोसाइटी में, तो मैं मोर देन सेटिस्फाइड। मतलब आई एम लकी कि मैं पुलिस में आ पाया। आजकल सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि हम बात करें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, लोग जुड़े हुए हैं, और काफ़ी कुछ उनको उसमें मज़ा भी आ रहा है और लोगों से जुड़ाव भी हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो साइबर क्राइम वाले लोग हैं, बेहावी हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट हैक हो रहे हैं। तो ये किस तरीके से होता है, और हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये इनसे बचाव का उपाय क्या है, क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए, और किस किस तरीके से लोग उनको प्रलोभन देके, लालच देके ये सब कर रहे हैं। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी has given a great ease and comfort never to day-to-day livings, but this comfort has also been given to the criminals for carrying out their nefarious activities. आप इसको और ऐसे समझें कि मैं अगर विजयनगर से रीगल जा रहा हूँ, एक अच्छी मुझे रोड मिली है, एक बढ़िया मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी है। अब अगर मैं सावधानी से चलाऊंगा तो बिना किसी परेशानी के रीगल पहुंच जाऊंगा मैं। अगर मैं सावधानी से नहीं चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का खतरा होगा। सेम विद द साइबर वर्ल्ड। आप साइबर में ट्रेवल कर रहे हो, सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहे हो, जस्ट लाइक रोड। अगर आपने सावधानी रोड से हटाई, रोड पे अगर आप सावधानी पूर्वक गाड़ी नहीं चला रहे हो तो आप दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। ठीक उसी प्रकार साइबर वर्ल्ड में भी आपने स्किलफुली सावधानी अगर नहीं बरती तो आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाएगी, कोई भी आपका ट्रैप हो जाएगा और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको संभल कर चलने की जरूरत होगी। मैं ये चाहता हूँ कि हम ये बताएं लोगों को कि किस तरह की घटनाएं होती हैं और किस तरीके से उनसे बचा जाना। देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये समय काफ़ी कम है, बट मैं एक ब्रॉड आउटलाइन ये बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उसमें जो मैक्सिमम फ्रॉड्स होते हैं आपके ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड होते हैं, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, डेबिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन लोग शेयर कर लेते हैं वो फ्रॉड होते हैं। सेक्सटॉर्शन का भी फ्रॉड है कि एक लड़की मोबाइल पे आपको वीडियो कॉल करती है, मैसेज भेजती है और उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। इसके अलावा अभी जो नटराज पेंसिल की पैकिंग के लिए ऑनलाइन जॉब, पार्ट टाइम जॉब के लिए जो आते हैं, तो नटराज पेंसिल की पैकिंग के लिए भी जो फ्रॉड चल रहे हैं, हालांकि अभी थोड़े से कम हुए हैं, पर ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी बड़े हैं। ऑनलाइन जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए कि आप ट्रेडिंग करते हैं, ये फ्रॉड काफ़ी बड़े हैं। सिर्फ फ्रॉड्स हैं 70%, बाकी 30% इस तरह के फ्रॉड्स हैं जो कि आपके फाइनेंशियल जो गेन से, फाइनेंशियल लॉस या गेन फाइनेंस से संबंधित नहीं होते, लेकिन डिफेमेशन से संबंधित होते हैं।
तो जिसमें फेक आईडी बनाकर प्रोफाइल बनाकर और किसी को ह्यूमिलिएट करना, वो डिफेमेशन उससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी आपके कॉल्स आते हैं, कभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को कभी शेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की कुछ मतलब खास बात आपका कहना ये है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सबसे बड़ा जरिया है जिसके द्वारा लोग आपकी जानकारी को हासिल करते हैं और उसके द्वारा फ्रॉड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। काफ़ी लंबे समय से फ्रॉड चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब से ही सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है, कुछ समय बाद से ही लगभग फ्रॉड स्टार्ट हुआ, तो इनका ट्रेस क्यों नहीं हो पाता? ये कहाँ से ये लोग हैं, किस तरह से इन्होंने ये गैंग बनाया हुआ है कि ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो पहले जो क्राइम होते थे, पहले काफ़ी हिंसक क्राइम होते थे। मर्डर काफ़ी रिपीटेडली मर्डर होते थे, 307 होते थे, लूट होती थी, डकैतियाँ होती थी। लेकिन धीरे धीरे इस ट्रेंड में कमी आई है। अब ये इजी मनी है कि झारखंड में कोई बैठा हुआ व्यक्ति या बिहार में कोई बैठा हुआ व्यक्ति या दिल्ली में कोई बैठा हुआ व्यक्ति किसी इंदौर के किसी व्यक्ति को बैठे बैठे सुबह से लेकर शाम तक लगभग 200 लोगों को करे और उसमें से 2 या 3 फंस गए या 3 ट्रैप हो जाते हैं उसमें, तो उससे उसका 50,000, 1 लाख या 2 लाख इतना अमाउंट उसको मिल जाता है। तो ये इजी मनी है। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता, आपको लोगों को भ्रमित करना होता है। तो लोगों को भ्रमित करते हैं, वो लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लोगों को लालच देते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आपके ये पॉइंट्स रिडीम हो गए हैं तो आपके ये पॉइंट्स हैं, आपने ये जो शॉपिंग करके आए हैं तो आपकी ये लॉटरी लगी है, और आपने ये सिम है, ये सिम सेलेक्ट कर लिया आपकी। मेरा पूछना ये है कि ये तो मैंने मान लिया किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, लेकिन ये पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आ पाते? मतलब ये तो इसका कारण क्या? इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये सभी लोग क्रिमिनल्स काफ़ी दूर दूर बैठे हुए हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो या फिर पश्चिम बंगाल के, उन सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ पॉकेट्स में इस तरह के गैंग हैं। तो अब आप ऐसे मान के चलें कि पुलिस की बड़ी प्रायोरिटी होती है। अगर आप देखेंगे तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर साइबर क्राइम से डील करने के लिए प्रॉपर अभी बना नहीं है। अगर आप देखेंगे इंदौर तो बड़ा मेट्रो है, यहाँ पर फिर भी क्राइम ब्रांच है, साइबर क्राइम की एक विंग है, एक सेक्शन है। छोटे जिलों में क्राइम ब्रांच का थाना भी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो स्टेट साइबर सेल के जो ऑफिसेज हैं वो 4 जगह भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में है। अगर आप देखेंगे तो कहीं भी क्राइम ब्रांच थाना नहीं है छोटे जिलों में। तो जिसके साथ फ्रॉड होता है वो कंप्लेंट लिए एसपी ऑफिस जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं इफेक्टिव मशीनरी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो अभी ट्रांजिशन फेज में है, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ परेशानियाँ आती हैं। कुछ परेशानियाँ ऐसी आती हैं कि सपोज अगर किसी के साथ 20,000 रुपये का फ्रॉड हुआ, तत्काल उसने एप्लीकेशन दी, अपन ने उसमें काम किया और देखा सिम जो है सिम असम की निकली है, लोकेशन का है, लोकेशन साहब वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की है। तो वो अब वहाँ टीम जाएगी, तो उसके बाद देखा अकाउंट का गया और वो विड्रॉ का हुआ नासिक में हुआ है। तो ये एक 20,000 के पेटी जो अमाउंट के लिए, बेशक वो अमाउंट विक्टिम के लिए काफ़ी बड़ा हो सकता है, बट उसके लिए आपकी पूरी मशीनरी, आपको 15 से 20 दिन आपकी एक टीम जाएगी, फिर वो उस समय मिलता है नहीं। क्राइम की क्वांटिटी काफ़ी है, क्योंकि डेली अगर आप देखेंगे इंदौर क्राइम ब्रांच में ही लगभग 30 to 35 कंप्लेंट्स पर डे आ रही है। अब अगर पर डे इस तरह की कंप्लेंट्स आएंगी और निश्चित रूप से अभी आपके पास इफेक्टिव मशीनरी है डील करने के लिए, फिर भी हम जो केसेज होते हैं, जो सेंसिटिव केस होते हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी पर लेके हम क्रैक करते हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। और आपने बीच में पढ़ा भी होगा काफ़ी कि बीच बीच में ये गैंग भी पकड़े जाते हैं और हम पकड़ भी रहे हैं। आप आजकल जो है शिक्षण संस्थानों में काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं आपको बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है और वहाँ पे जाके आपके जो स्पीच है वो होते हैं, लोगों को, बच्चों को आप समझा रहे हैं, तो क्या बताते हैं उन लोगों को आप? देखिए, साइबर क्राइम से बचने के लिए अभी फिलहाल जो सबसे इफेक्टिव मशीनरी है, इफेक्टिव टूल है, वो है साइबर क्राइम अवेयरनेस। आप जितना लोगों को अवेयर करेंगे, जितना लोगों के बीच जाकर उनको बताएंगे कि फ्रॉडस्टर्स ऐसा ऐसा करते हैं, अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो ये ये आपको ट्रैप करने की ऐसे कोशिश करेंगे। तो जब वो सुनते हैं और फिर उनके साथ ऐसा होता है तो कोरिलेट कर लेते हैं कि ऐसा बताया गया था। तो अवेयरनेस के लिए बेहद ज़रूरी है। और आपको लोग इकट्ठा होकर कहाँ मिलेंगे, या तो किसी स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में, या फिर कोई बैंक की एसोसिएशन है, या फिर जो IM इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। तो मैंने न केवल लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, तो मैंने इन सभी जगह जाकर साइबर क्राइम अवेयरनेस की मैंने कोशिश की है। उनको बताए हैं कि ट्रेंड किस तरह के हैं, किस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, कैसे हमें इनसे बचाव करना है। इसके अलावा
जो ड्रग्स युवाओं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ा है, उसके भी क्या नशे के दुष्परिणाम हैं, उसके बारे में भी युवाओं के बीच जाकर उनको कोशिश की जाती है कि उनको इनके नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताया जाए। इसके बाद कुछ सेशन मेरे ऐसे होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्स का रिजल्ट आता है, कुछ स्टूडेंट प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। अभी कुछ घटनाएं कोटा में भी हुई थी, तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ये मतलब उनका ऑब्जेक्टिव उनको कैसे अचीव करें, उनको पॉजिटिव सकारात्मक किस तरीके से सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े सकारात्मक सोच के साथ, तो उनके साथ इंटरेक्शन किया जाता है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इस पूरे इंटरेक्शन से ये होता है कि पुलिस और स्टूडेंट्स या पुलिस और पब्लिक के बीच दूरियां कम हो, एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, तो आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ेगा, तो जिससे कि क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन में भी काफ़ी मदद होगी। आपको सोशल मीडिया में ग्लैमर में रहने का काफ़ी शौक, मैं देखते रहता हूँ आपके अकाउंट, तो ये आप प्रोफेशन के लिए ज़रूरी मानते हैं या ग्लैमर में रहने का शौक है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को बड़ा यूनिफॉर्म से काफ़ी लगाव होता है, और कई युवाओं का, जो जिस क्षेत्र में हम हैं, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, वहाँ पर काफ़ी लोग पुलिस में आना चाहते हैं। चूँकि मैं भी मुरैना का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को अटैचमेंट होता है एक यूनिफॉर्म से। और जब आप अपनी बात कहने जाते हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कहीं भी जाते हो, आप अगर लाइव रहते हैं, लाइव से आपकी ट्रांसपेरेंसी रहती है कि आप कैसे काम करते हैं। लोग कुछ और सोचते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है, पर मेरा सोशल मीडिया पर लाइव रहना और सोशल मीडिया पर लगातार प्रेजेंस बनाए रखने का मुख्य कारण ये है कि लोगों को ये पता चले कि पुलिस किस परिस्थितियों में काम करती है, क्या काम करती है, कैसे क्राइम को कंट्रोल करती है, और कैसे बड़ी लॉ एंड ड्यूटी। अगर आप देखेंगे तो मैंने रात की जो सर्चिंग भी थी वो भी मैंने लाइव की थी। इसके अलावा जन सुनवाई, आप देखिए कि जन सुनवाई में मुझे काफ़ी इरिटेशन हो जाता था, मुझे काफ़ी ऐसा लगता था कि काफ़ी इम्पेशेंट हो जाता था मैं लोगों को सुन के 2-2 घंटे उनकी समस्याएं सुनना। तो मैंने तरीका निकाला कि मैं लाइव रहूँगा, लोग मुझे देखेंगे तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा। तो मैंने, आप देखना, मेरे कई ऐसे जन सुनवाई के प्रोग्राम हैं, वो मैंने लाइव करता था। कुछ पुलिस की ड्यूटियाँ होती थी, वो लाइव करता था। ये सेशन सारे लाइव करता हूँ। ये लाइव इसलिए किया जाता है कि जिससे लोग इंस्पायर हों, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले कि उनको भी इस तरह फील्ड में आगे बढ़ना है, और आपकी प्रेजेंस सोसाइटी में बनी रहे, लोगों के बीच आपकी प्रेजेंस बनी रहे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे पुलिसिंग में इतना फ़ायदा हुआ है इससे। लोग मुझे मैसेज कर करके इन्फॉर्मेशन, चाहे कहीं भी ड्रग्स की कहीं सप्लाई हो रही है तो उसके बारे में बताते हैं। इवन स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बीच में गया हूँ, तो स्टूडेंट्स ने भी मुझे मैसेज करके, जो सोशल मीडिया पर, कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, कहीं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन ही मुझे मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जनता से डायरेक्ट जुड़ने। दिखने में आप काफ़ी फिटफाट रहते हैं, आप स्पोर्ट पर्सन भी हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपको एक सीवियर अटैक आया। हालांकि आप 10 दिन में दोबारा रिकवर कर गए, दोबारा अपने काम पर वापस लौट आए, और उसी गति और सक्रियता के साथ में आपने काम स्टार्ट किया। मगर निश्चित रूप से आपके जो चाहने वाले हैं उनको इससे झटका जरूर लगा हुआ कि इतने फिटफाट आदमी को अटैक आया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कारण था, डॉक्टर ने क्या बताया, और अटैक आने के बाद अब आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, एक तो मेरी पेरेंटल हिस्ट्री है, मेरे फादर भी एक्सपायर हुए थे हार्ट अटैक से, एक वो कारण है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण डॉक्टर्स ने बताया था कि काफ़ी स्ट्रेस था, और स्ट्रेस होने के बाद चूँकि काम का काफ़ी ज़्यादा तनाव था, और जब आप पुलिस में रहते हैं तो आपके ड्यूटी आवर्स डिसाइडेड नहीं होते, तो काफ़ी मतलब डाइट भी, कभी लेट नाइट खाना खा रहे हैं, कभी जल्दी खा लिया, तो वो इरेगुलरिटी सब लाइफस्टाइल की वजह से भी ये हो पाया। मैं क्रिकेट भी खेलता था, पर मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि फिटनेस, क्रिकेट और योगा भी करता था मैं, अगर मैं बच गया हूँ तो इसी वजह से बचा हूँ कि मैं फिट हूँ, और मैं लगातार ग्राउंड से जुड़ा रहा, क्रिकेट खेलता था, तो इस वजह से मैं बच गया। डॉक्टर्स का कहना था काफ़ी सीवियर अटैक था, फिर स्टंट भी डले हैं, और पहले और अब में बड़ा फ़र्क है। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, अभी थोड़ी सी वीकनेसेज है, जो कि मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने में मैं रिकवर कर पाऊँगा। अभी मैंने ग्राउंड पर गया नहीं हूँ क्योंकि मुझे वीकनेस लगती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऊर्जा पहले थी और अब इसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। पहले सहज भाव से होती थी, अब मुझे काफ़ी मेहनत करके अभी जो मैं काम कर पा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है उसमें और थकान भी होती है, पर विश्वास है 3 महीने में रिकवर। इतनी भागम भाग की ज़िंदगी, इतना प्रेशर, इतनी भीड़ भाड़, लोगों की समस्याएं,
उसके बीच में आप अपनी फैमिली को समय दे पाते हैं, और अगर दे पाते तो कितना दे पाते हैं, क्या समस्याएं आती हैं? निश्चित रूप से बड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं पुलिस में, स्पेशली जब दोनों की पोस्टिंग अलग अलग हो। तो मेरी आईएफ की पोस्टिंग जबलपुर थी अभी, और मेरी ग्वालियर थी 2 साल। फिर अभी यहाँ इंदौर में हमारी पोस्टिंग साथ में हुई है, तो ये पहली बार फील्ड पोस्टिंग में हम दोनों साथ में हैं। तो उस समय तो मैं काफ़ी समय दे ही नहीं पाता था, क्योंकि काफ़ी दूर दूर रहते थे, तो फ़ोन पे जितनी बात हो जाए, या बीच में मैं चला जाऊँ या फिर वो आ जाए फैमिली के साथ। बच्चा भी काफ़ी छोटा है अभी, अब 4.5 साल का हो गया है, तो उसको भी मैं समय नहीं दे पाया। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस में ये बात सही है कि फैमिली अफेक्ट होती है और फैमिली प्रभावित होती है। आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, लेकिन वो तब संभव हो पाता है जब आप साथ में रहते हैं। अब साथ में रह रहे हैं, लेकिन बैलेंस पूरी तरह नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करना ही होता है। आप बहुत ज़्यादा समय फैमिली को नहीं दे सकते। जिंदगी का वो क्षण जो आप कभी भूलना नहीं चाहते? अटैक। जिंदगी क्योंकि मैंने उसको बड़े करीब से देखा, और थोड़ा सा मृत्यु का डर भी मेरा कम हुआ। मतलब मैं मृत्यु से, अब अगर मुझे कभी कोई बताएगा मृत्यु का भय नहीं रहेगा, तो मैं उस क्षण को भूलना नहीं चाहूँगा। वो क्षण अगर मैं हमेशा जीवन भर याद रखूँगा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी उस क्षण को याद रखूँगा, तब तक मुझे ये पता रहेगा मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वर्तमान ही जीवन है, वर्तमान में ही मुझे जीना है। भविष्य की प्लानिंग में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपको सांसें और जीवन कभी मौका नहीं देगा। वो क्षण जो आप हमेशा भूलना चाहेंगे? हार्ट अटैक। तो इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं इतना एनर्जेटिक था, इतना एक्टिव था, तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का फ़र्क, मेरी पर्सनैलिटी बात का, ये बात मेरे हमेशा जेहन में रहेगी। मुझे जब मैं बहुत मेहनत करूँगा, स्ट्रेस जब मेरे ऊपर आएगा, तो मुझे कहीं ना कहीं एक संशय रहेगा, कहीं फिर दोबारा अटैक ना आ जाए, तो मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये माइंड सेट मेरे साथ चलता रहेगा, जिसको मैं भूलना चाहता हूँ। तो ये है राजेश दंडोतिया। अब के पहले भी इंदौर आपकी पोस्टिंग थी, और शायद आप क्राइम ब्रांच देखते थे। गुंडों में बड़ी दहशत थी, और आज ये दोबारा साइबर क्राइम के आधिकारिक रूप में हमारे बीच आए। मुझे लगता है कि इस बातचीत के दौरान आपको बहुत कुछ सोचने, समझने और सावधानी बरतने का मौका मिला होगा, और ये जानने का अवसर मिला होगा कि किस तरीके से क्राइम होता है। मेरा प्रयास रहेगा कि आगे भी आपको इस तरह की बड़ी हस्तियों से मिलवाऊं और आपको अधिक से अधिक जानकारी साझा कर सकूं। नमस्कार, देखते रहिए ब्रदवासी।